हेलो स्टूडेंट्स, हमने कोशिका को पढ़ना स्टार्ट किया था, सेल को पढ़ना स्टार्ट किया था। उसके ओवरव्यू पे चर्चा हो गई थी। आज हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। कोशिका भित्ति के बारे में हम पढ़ें उससे पहले हमें इसके फॉर्मेशन के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए। यदि हम उसके निर्माण को समझ पाएंगे तो हम उनकी व्यवस्था को अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम एकदम सिंपल से उदाहरण से इन चीज़ों को समझते जाएंगे और हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो कोशिका भित्ति के निर्माण के बारे में हम देखते हैं कि ये कोई एक कोशिका है। उस कोशिका में जैसा कि हमने कल चर्चा की, ये न्यूक्लियस है, बीच में साइटोप्लाज्म है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो हमें कलर्ड दिखाई दे रही है, बाहर की तरफ में ये एक सेल वॉल है। ये एक कोशिका से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यदि ये कोशिका डिवाइड करेगी तो क्या होगा, एक के दो केंद्रक बन जाएंगे और पादप कोशिका का कोशिका द्रव्य का विभाजन किस विधि से होता है? सेल प्लेट विधि से होता है। इसके बारे में हमें जानकारी है। तो वो सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। तो सेल प्लेट का फॉर्मेशन कहाँ होगा? बीच में। और सेल प्लेट के फॉर्मेशन के द्वारा धीरे धीरे ये सेल प्लेट आगे की तरफ चलती जाएगी और इसके माध्यम से एक कोशिका दो भागों में डिवाइड हो जाती है। यहाँ जब सेल प्लेट का निर्माण होता है तो यहाँ एक संरचना बनती है जिसे हम बोलते हैं फ्रैगमोप्लास्ट, और बीच में इस प्रकार की डिवाइड करने वाली जो संरचना बनती है उसे सेल प्लेट बोलते हैं। अल्टीमेटली ये सेल प्लेट बढ़ती चली जाती है और किनारों पर पहुंचकर इस एक कोशिका को दो भागों में डिवाइड कर देती है। हम देखते हैं ये प्रक्रिया किस प्रकार की होगी कि ये सेल प्लेट आगे बढ़ती चली गई और किनारों तक पहुंची, और इस प्रकार पहुंचने के साथ ही इसने दो भागों में डिवाइड कर दिया। तो ये जो सेल प्लेट जिस संरचना का निर्माण कर देगी बाद में अंत में, इसे ही मिडल लेमिला कहते हैं। यह कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। यहाँ पे ये जानना भी जरूरी है कि पैक्टिन वास्तव में क्या है। पैक्टिन सीमेंटिंग मटेरियल है, सीमेंट की तरह व्यवहार करता है। पादप में ये सीमेंट मटेरियल है, यानी दो कोशिकाओं को चिपकाने का जहाँ पे भी ज़रूरत महसूस होगी, आवश्यकता महसूस होगी, वहाँ पर पैक्टिन यूज़ में लिया जाता है या प्लांट यूज़ में लेते हैं। इस प्रकार दो जो कोशिकाएं हैं वो पास पास रहती हैं। हम ये जानते हैं कि जो फल होता है पादप का, कोई भी फल, जैसे हम अमरूद की बात कर लेते हैं, वह कच्चा फल काफ़ी कड़ा होता है और जब वह पक जाता है तो वह सॉफ्ट हो जाता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक पादप भाग हो या कोई भी जीव का कोई भी भाग कोशिकाओं से बना है। तो कच्चे फ्रूट में जो कोशिकाएं हैं, बहुत सारी कोशिकाएं होंगी, उनके बीच में कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट मिलेगा। तो यदि ये सीमेंट यदि मजबूत है तो कोशिकाएं आपस में मजबूती से जुड़ी रहेंगी। इसीलिए वो फल जब कच्चा होता है तो काफ़ी कड़ा होता है। फल पकने के दौरान एक एंजाइम होता है पैक्टिनेज, वो स्रावित होता है और धीरे धीरे इस सीमेंटिंग मटेरियल की मात्रा में कमी आ जाती है। यदि ये चिपकाने वाला पदार्थ या प्लांट सीमेंट, कैल्शियम या मैग्नीशियम पैक्टेट यदि कम हो जाएगा तो कोशिकाएं एक दूसरे से आसानी से दूर हो पाएंगी। इसीलिए फल पकते हैं तब वो धीरे धीरे सॉफ्ट होते चले जाते हैं, लूज होते चले जाते हैं। उसका कारण यही है कि एक एंजाइम, पैक्टिनेज एंजाइम होता है जो कैल्शियम या मैग्नीशियम पैक्टेट को डिसॉल्व करने लगता है और इस कारण से सेल्स आसानी से एक दूसरे से पृथक हो पाती हैं। हम देखेंगे कि जब सेल प्लेट फॉर्मेशन हो रहा है उस दौरान बीच में कुछ जगहों पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूबुल्स फंस जाती हैं और वो फंसकर इस प्रकार की व्यवस्था बना लेती हैं। यही बाद में प्लाज्मोडेस्माटा के रूप में विकसित होंगे, जिसके द्वारा एक कोशिका दूसरी कोशिका के द्वारा कोशिका द्रव्य संबंधों के रूप में जुड़ी रहती हैं। आगे हम देखते हैं कि जब ये कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट यहाँ पर पहुँच जाता है तो कोशिका की व्यवस्था किस प्रकार की होती है। हम देखेंगे कि पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ तक है। जैसे ही ये भी सेल प्लेट पूरे को अंदर से कवर करेगी तो धीरे धीरे इसके साथ साथ इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी निर्माण होने लग जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था में एक कोशिका होती है। अभी तो ये कोशिकाएं छोटे आकार की हैं, तो कोशिका में वृद्धि होगी और वृद्धि होने के साथ कोशिका अपने उसी आकार को प्राप्त करेगी जैसा आकार एक प्रारूपिक कोशिका का होना चाहिए। तो अब इस कोशिका ने बढ़ना शुरू कर दिया, तो बढ़ेगी कहाँ से? ये इतने भाग का तो निर्माण पहले ही हो चुका है। वो भाग
जहाँ पर नया निर्माण होना है उस स्थान पर हम देखेंगे धीरे धीरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लंबाई बढ़ती जाएगी और साथ में यहाँ पे कोशिका भित्ति के पदार्थों का निक्षेपण कर दिया जाता है और लगातार इस प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा कोशिका भित्ति ऊपर की तरफ खिसकती चली जाएगी, इसकी दर्द की तरफ खिसकती चली जाएगी और इस कारण से ये कोशिकाएं वो अपने पूरे आकार को प्राप्त कर लेती हैं। पूरे आकार को प्राप्त कर लेने के पश्चात हमें जो संरचना दिखाई देगी वो इस प्रकार की होगी। ये देखिए, जिसमें ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, इसके बीच में हमने यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा भी दिखा दिया है। अब हम देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है। हम देखेंगे कि ये बाहर कोशिका भित्ति थी, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बीच में ये जो सेल प्लेट के रूप में जो बनी थी जिसे हमने बाद में मिडल लेमिला के रूप में विकसित हो गई है, जो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी है वो है। अब इस कोशिका का आकार कहाँ तक है? इस कोशिका का आकार यहीं तक है और ये जो नीचे दूसरी कोशिका बनी है इस कोशिका का आकार भी यहाँ तक है। इसमें मिडल लेमिला कॉमन लेयर के रूप में है। दो कोशिकाओं के बीच में यह एक कॉमन लेयर हो गई। हम ये भी देख रहे हैं कि मिडल लेमिला बनी और इस साइड में यहाँ पर कोशिका भित्ति पदार्थ बन गए और उसके अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का विकास हो गया है। तो ये दो कोशिकाओं का निर्माण इस प्रकार होता है। अब हम पढ़ते हैं कोशिका भित्ति के बारे में और जानकारी ले लेते हैं कि सेल वॉल या कोशिका भित्ति, इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्लांट, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। इन सभी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली के बाहर स्थित जो निर्जीव आवरण होता है, मजबूत और निर्जीव आवरण पाया जाता है, यही कोशिका भित्ति होती है। अब अलग अलग जीवों में ये मजबूत आवरण अलग अलग पदार्थों का बना हो सकता है। जैसे बैक्टीरिया की बात करें तो ये पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होगी, फंजाई में काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी सेल वॉल पाई जाती है, एल्गी और प्लांट्स में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। सेल डिवीजन के अंत में फ्रेगमोप्लास्ट बनता है एवं सेल प्लेट का निर्माण होता है, जैसा हमने अभी चर्चा की थी। इस क्रिया के दौरान कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पैक्टेट से भरी गोल्जी वेसिकल कोशिका की में उस स्थान पर एकत्रित होने लगेगी जहाँ पर सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। उस स्थान पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, गोल्जी वेसिकल्स ये इकट्ठी हो सकती हैं और उससे किस प्रकार सेल प्लेट का विकास होता है और उससे बाद में जिसे बाद में मिडल लेमिला के रूप में उसका डेवलपमेंट होता है, उसको हम देख रहे हैं कि केंद्रीय भाग में जहाँ पर कोशिका मिडल लेमिला बननी है और कोशिका दो भागों में डिवाइड हो जानी है, वहाँ पर इस प्रकार की गोल्जी वेसिकल्स आकर इकट्ठी हो जाती हैं। इन गोल्जी वेसिकल्स में क्या भरा हुआ है? इन गोल्जी वेसिकल्स में भरा हुआ है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट। हम गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि उसमें ये बिल्कुल गुब्बारे नुमा संरचनाएं हैं, ऐसे समझो आप, गोल गेंद जैसी संरचनाएं जिन्हें गोल्जी वेसिकल कहा जाता है। उसमें इसकी झिल्ली नुमा संरचनाएं हैं। ये झिल्ली भी कैसी बनी होती है? प्रत्येक झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ समानता रखती है, तो ये झिल्ली भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ समानता रखेगी और उसके अंदर, इस गोले के अंदर जो भरा हुआ पदार्थ है वो है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पैक्टेट। ये वेसिकल्स जब एक दूसरे के पास में आती हैं तो किस प्रकार की क्रिया होती है कि जहाँ पर ये झिल्लियाँ टच होती हैं उन स्थानों पर वो फ्यूज हो जाती हैं और इस प्रकार इनके आकार का डेवलपमेंट होता है। और फिर मान लो इसके पास में कोई दूसरी और वेसिकल आ गई, वो भी फ्यूज हो जाएगी और इस प्रकार लगातार प्रक्रिया चलती रहेगी। आप देख रहे हैं इसमें लगातार इस प्रकार वृद्धि होती जाएगी। तो हम देखेंगे ऊपर की साइड की ये जो झिल्लियों के मिलने से बनी है, ये जैसे ही इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संपर्क में आएगी वह उससे फ्यूज हो जाएगी और इस साइड में इधर फ्यूज हो जाएगी और बीच में जो इनके अंदर जो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट है वो बीच में आ जाएगा। तो ये कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट का जो बना हुआ पदार्थ है ये मिडल लेमिला है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है, यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर की साइड में कोशिका भित्ति है, इधर भी इसी प्रकार की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की साइड में कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट है। अभी इसका पूरा विकास नहीं हुआ है, डिवीजन हो गया है, विभाजन हो गया, लेकिन पूरा विकास नहीं हुआ है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए बाहर की तरफ
कोशिका भित्ति पदार्थों को स्रावित किया जाएगा और धीरे धीरे सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन इत्यादि के जमाव के द्वारा इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक बाहर और कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की जो लेयर है उसके अंदर की साइड में, अब यदि प्लाज्मा झिल्ली से कोई भी पदार्थ यदि स्रावित होगा तो वो इस साइड में होगा, तो हमें अपने आप ही जो कैल्शियम मैग्नीशियम की पैक्टेट की जो लेयर है उसके इस साइड में लगातार सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज जमा होते जाएंगे, वही तो हमारी प्राथमिक कोशिका भित्ति बन जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि इस प्रकार कोशिका भित्ति का निर्माण होगा। अब देखो नई निर्मित प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो बनी है इस पोजीशन पे, ये नई बनने वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इससे जो मिडल लेमिला के अंदर की ओर है, इसके द्वारा सेल वॉल मटेरियल निरंतर बाहर की तरफ छोड़े जाएंगे, जिसमें पहले तो प्राथमिक भित्ति बनेगी और जब प्राथमिक भित्ति का निर्माण हो जाएगा उसके बाद द्वितीयक भित्ति का निर्माण किया जाएगा। और जैसे हम जिम्नोस्पर्म ट्रेकेट्स की बात करें उनमें तृतीयक कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, उसका निर्माण होने लगेगा। इस प्रकार कोशिका भित्ति का फॉर्मेशन होता है। अब कोशिका भित्ति के पदार्थ जो हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम इसका फॉर्मेशन इसलिए देख रहे थे ताकि हमें एक क्लियरिटी हो एक कॉन्सेप्ट में। अब हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, यहाँ पर आप और ज़्यादा समझ पाएंगे। ये कोई कोशिका भित्ति है, इस साइड में एक सेल है और इधर एक दूसरी सेल है। बीच में ये जो ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है ये कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी हुई मिडल लेमिला है। यहाँ से लेके ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है यहाँ तक का पार्ट कोशिका भित्ति है। इस कोशिका भित्ति को भी अलग अलग लेयर्स में बनाया गया है। सबसे पहले जिस कोशिका भित्ति का निर्माण हुआ बिल्कुल पतली लेयर के रूप में, उसे कहते हैं हम प्राथमिक कोशिका भित्ति। जब प्राथमिक कोशिका भित्ति बन जाती है उसके पश्चात में द्वितीय कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो प्राथमिक और उसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है उसे हम द्वितीय कोशिका भित्ति कहते हैं। अब हम देखेंगे कि प्राथमिक कोशिका भित्ति का जो निर्माण है वो किस प्रकार होगा। उसमें लगातार जो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, इन पदार्थों को कण की तरह स्प्रेड किया जाएगा। जैसे हम कलर करने के लिए जो फुहारा यूज में लेते हैं उससे प्राथमिक कोशिका भित्ति का निर्माण होगा। जब प्राथमिक कोशिका भित्ति बन जाएगी तो द्वितीय कोशिका भित्ति को इस प्रकार शीट्स के रूप में डेवलप किया जाएगा। और डेवलप करेगा कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उससे बाहर की साइड में इन पदार्थों का निक्षेप किया जाएगा लगातार, और इस निक्षेपण के द्वारा लगातार कोशिका भित्ति की मोटाई बढ़ती जाएगी और एक पर्याप्त मोटाई तक ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। अब हम देख रहे हैं कि सबसे बाहर प्राइमरी सेल वॉल, फिर सेकेंडरी और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये बीच का हिस्सा है। यहाँ पे क्या है? यहाँ कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म है, और कहीं पे एक साइड में केंद्रक है। अब हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक कोशिका में प्राथमिक कोशिका भित्ति सबसे बाहर, फिर द्वितीयक, और यदि तृतीयक मिलती है तो फिर तृतीयक, और फिर सबसे अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्रकार की बाउंड्री एक पादप कोशिका की बनी होती है। प्राथमिक क्यों कहा गया? इसलिए नहीं कि सबसे बाहर है, प्राथमिक इसलिए कहा गया क्योंकि सबसे पहले बनी, सेकेंडरी जो बाद में बनी, टर्सरी जो उससे भी बाद में बने। और निर्माण किससे होगा? सारे का प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इन पदार्थों को बाहर स्रावित किया जाएगा और जिसके फलस्वरूप इनका निर्माण होता चला जाएगा। अब जो प्राइमरी सेल वॉल है वो बिल्कुल पतली लेयर के रूप में बनती है, सेकेंडरी सेल वॉल मोटी होती है। सेकेंडरी सेल वॉल को भी 3 भागों में आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि इसकी जो शीट्स जो डेवलप हो रही हैं उनमें कुछ एक अंतर होता है। उस अंतर के कारण हम ये पहचान पाते हैं कि ये तो S1 है, और फिर ये जो इस प्रकार की यदि पदार्थों का जमाव हो रहा है वो S2 है, और फिर इस प्रकार का जो जमाव हो रहा है वो S3 है। तो हम S1, S2 और S3 इनमें अंतर कर सकते हैं। यदि अंतर नहीं होगा तो हम कभी भी लेयरिंग नहीं कर सकते, हम उनको अलग अलग नाम क्यों देंगे? तो अब ये साधारण सरल रूप में समझने के लिए सबसे बाहर की तरफ मिडल लेमिला है। ये एक बाउंड्री है किसी भी पादप कोशिका की, मिडल लेमिला, फिर उसके अंदर की तरफ प्राइमरी सेल वॉल, फिर यहाँ से यहाँ तक सेकेंडरी सेल वॉल है। सेकेंडरी सेल वॉल में भी S1 सबसे बाहर, फिर S2, फिर S3, और ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ एक प्लांट्स जिम्नोस्पर्म की हम बात कर लें, उनमें एक लेयर और मिलती है कोशिका भित्ति की, जिसे हम कहते हैं तृतीय कोशिका भित्ति।
ये केवल जिम्नोस्पर्म की वाहिनिकाओं में या ट्रेकिएट्स में पाई जाती है। तो उनमें किस प्रकार की व्यवस्था मिल जाएगी? उनमें मिलेगी मिडल लेमिला, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, और फिर अंत में प्लाज्म मेम्ब्रेन, और इस साइड में आ जाएगा साइटोप्लाज्म। तो ये उसमें जो सेल बाउंड्री है वो और ज़्यादा मोटी मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पदार्थों के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।